ये नीरस बजट इसलिए है क्योंकि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेन जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो आपके मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए शायद कुछ नहीं है। बजट सुनने के बाद इनके थोड़े होश फाख्ता हुए हैं। एक कनाल जमीन के अंदर अगर मैं हल्दी लगाता हूं, मेरा 80 किलो बीज उसमें लगता है। बीज का रेट आज लगभग 90 से 100 रुपए के आसपास है। लगभग 8,000 रुपए के आसपास मेरा बीज का खर्चा एक कनाल के ऊपर आता है। लगभग 640 किलो आपकी हल्दी हुई। वो 640 किलो को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करता हूं सर, ये लगभग 1 लाख रुपया जो है ये किसान को बचता है। 1 लाख रुपए एक कनाल में से, जिसमें उसका खर्चा जो है 12,000 है। कोई क्रॉप हिंदुस्तान के अंदर इससे ज्यादा एक कनाल के अंदर जो है वो किसी को रेवेन्यू नहीं दे सकती, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो चीज है जो कि रूरल अर्थव्यवस्था को, रूरल आर्थिकी को, गांव से पलायन को रोकने के जो सबसे बढ़िया जो काम आ सकती है। और इसी फंडामेंटल चेंजेस से जो है वो इनको डर लगता है, और उसी डर के कारण जो है ये मतलब कभी प्रोटेस्ट में बाहर चले जाते हैं, कभी वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हमने तो पूरी कोशिश की थी कि इनकी गिग्गी मोड़ दें। लेकिन क्या है कि आप एक बात भूल गए कि जज्बात को जितना दबाओ वो उतना उभर के आते हैं। मतलब जो चीज एक हमारा स्टैचर बढ़ाती है, हमारे लोगों को फैसिलिटी देती है, उसका तो समर्थन करना चाहिए आपको। सो बजट का साइज कम होना शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पैसा हमारे पास है उसका हम उपयोग कैसे करें, अगर वो हमने ढंग से कर लिया तो हम बता देंगे कि कम पैसे में भी कैसे जो है अधिक कार्य किया जा सकता है। और यही इस बजट ने दिखाने की कोशिश की है। तो अगर मैंने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, मुझे फोकस करना पड़ेगा कांगड़ा पे, ऊना पे, चंबा पे और हमीरपुर पे। कारण यह था कि टूरिज्म के प्रोजेक्ट अगर कांगड़ा के अंदर आते हैं, कांगड़ा की प्रति व्यक्ति आय जो है अगर बढ़ती है, तो हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जो मीडिया में इनके वक्ता जाके बोल रहे हैं कि बजट कैसा है, नीरस है, ये वो है, मैं ये बताना चाहता हूं कि बजट जैसा भी है, जो भी है, ठीक है, बजट सुनने के बाद इनके थोड़े होश फाख्ता हुए हैं। कारण ये है, इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से हम क्रिपल कर दे आर्थिक रूप से, जिससे कि हमारी बेइज्जती हो कि हम बजट ना बना पाए। लेकिन जो बजट अपने मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो पेश किया है, इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसमें जो हमारी 3 मेन प्रायोरिटीज थी, उन प्रायोरिटीज के ऊपर जो है पूरा फोकस किया गया है। और ये कैसे किया गया मैं आपको बताता हूं। और इसी वजह से जो है अब इनको समस्या ये हो गई है कि सिर्फ एक चीज इनके पास बची कि बजट का साइज 3,500 करोड़ कम हो गया। वो तो होना ही था। आरडी जी, जब आप हमको 1 महीना पहले बोलोगे कि ये पैसा हम आपको नहीं देने वाले, हम उसकी प्रोविजनिंग कैसे कर सकते हैं। सो बजट का साइज कम होना शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पैसा हमारे पास है उसका हम उपयोग कैसे करें, अगर वो हमने ढंग से कर लिया तो हम बता देंगे कि कम पैसे में भी कैसे जो है अधिक कार्य किया जा सकता है। और यही इस बजट ने दिखाने की कोशिश की है। पहला पार्ट में इस बजट का ये बोलना चाहूंगा सर, हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,90,000 करोड़ है, 2,90,000 है। प्रति व्यक्ति आय ही एक इकलौता ऐसा मीट्रिक है जिससे पता चलता है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ स्टेट और प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री कितना है। हम चाहे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान की लगभग 101वें स्थान पे है, जो कि किसी भी एंगल से ये नहीं बताता कि हम एक सुदृढ़ या हम एक पावरफुल इकोनॉमी है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2,90,000 है। अगर मेरे को हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली बनाना है, मेरे को प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है। आज से 3 साल पहले जब एक एनालिसिस हुआ, उस एनालिसिस में यह निकल के आया कि हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी सोलन की लगभग 6 लाख के आसपास, दूसरे नंबर पे आपका आता है शिमला, तीसरे नंबर पे आपका आता है किन्नौर, चौथे नंबर पे आपकी ये सारी बेल्ट्स आती हैं जहां पर इंडस्ट्री है या जहां पर सेब है। 3 या 4 जो सबसे गरीब हमारी जो जिले हैं, जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, उसमें सबसे पहले आता है कांगड़ा, फिर आता है चंबा, फिर आता है ऊना और फिर आता है हमीरपुर। ये 4 जिनकी आबादी प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। अगर हिमाचल प्रदेश 2,90,000 पे है, कांगड़ा लगभग 1,30,000 1,40,000 के ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर मैंने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, मुझे फोकस करना पड़ेगा कांगड़ा पे, ऊना पे, चंबा पे और हमीरपुर पे। और अगर आप देखिए कि ये जर्नी जो उस टाइम पे स्टार्ट हुई, उसी की झलक आपको इस बजट में देखने को मिलेगी। सबसे पहला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो है हमारी कांगड़ा के अंदर। और अगर मेरे को प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है तो मैंने सेक्टर आइडेंटिफाई किए। कौन कौन से सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए? हमने आइडेंटिफाई किया टूरिज्म, हमने आइडेंटिफाई किया पावर, हमने आइडेंटिफाई किया आपका रूरल इकोनॉमी, और ये सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई की। और जो हमारी स्कीम्स आई, इन स्कीम्स में क्या आया कि कांगड़ा चंबा को टूरिस्ट कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। इसके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि टूरिज्म के प्रोजेक्ट अगर कांगड़ा के अंदर आते हैं, कांगड़ा की प्रति व्यक्ति आय जो है अगर बढ़ती है, तो हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप देखिए रूरल अर्थव्यवस्था के अंदर जो मेन चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहले हमारा जो है पशुपालन।
पशुपालन के अंदर जो सबसे बड़ा प्लांट हमारा बन रहा है, कहां पर बन रहा है? ढंगवार के अंदर। लगभग 1.5 लाख लीटर पर डे की चिलिंग कैपेसिटी वाला, प्रोसेसिंग कैपेसिटी वाला ढंगवार के अंदर मिल्क चिलिंग प्लांट बन रहा है। उसके बाद आपने क्या किया? आपने जो है एमएसपी डिक्लेयर कर दिया। एमएसपी किसके ऊपर दिया? आपने दिया दूध के ऊपर, गाय के और भैंस के। इसके बाद आपने क्या किया कि आपने एमएसपी उन चीजों पर दिया जहां पर एक स्कोप था, जिसमें कि हमारे जो नीचे वाला क्षेत्र है यहां प्रति व्यक्ति आय बढ़े। आपने किया मक्की के ऊपर, आपने किया गेहूं के ऊपर, लास्ट ईयर आपने किया हल्दी के ऊपर, और इस साल आपने जो है वो अदरक के ऊपर भी है, वो आपने एमएसपी डिक्लेयर कर दिया। अब इससे प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ने की हम संभावना कर रहे हैं, ये उन क्षेत्रों में कर रहे हैं जो आज तक शायद निग्लेक्टेड थे, और आज तक शायद जो भी हमारी पॉलिसीज बन रही थी वो पॉलिसीज एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड करके बन रही थी। वो पॉलिसीज हमारी कुछ एरियाज को, कुछ क्षेत्रों को एक्सक्लूड करके बन रही थी। इस बजट ने उस सभी चीजों को नलीफाई करके करने की कोशिश की है। और इसमें सर अगर आप देखें कि 3 हमारे जो क्षेत्र मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो बताए थे, वो थे आपके टूरिज्म के, रूरल इकोनॉमी के। अब आप ये देखिए, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ है नहीं, उन्होंने बोला कि मैंने 29 बजट ऑन द ट्रॉट देखे हैं यहाँ पर, उनमें से 5 मैंने भी प्रस्तुत किए हैं। मेरा सवाल सिर्फ यही होगा कि उन 29 में से क्या एग्रीकल्चर के ऊपर या हमारे जो कृषि है, किसान है, किसी भी बजट में इतना फोकस क्या आज तक देखा? कितना फोकस कृषि के ऊपर क्या आपने आज तक देखा? अगर आपने नहीं देखा तो ये एक हिस्टोरिक बजट है। ये एक, जिसको ये नीरस बजट बोल रहे हैं ना, ये नीरस बजट इसलिए है क्योंकि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेन जो वो होते हैं, जो इनके समर्थक होते हैं, जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो आपके मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए शायद कुछ नहीं है। लेकिन इस बजट के अंदर वो सारे के सारे व्यक्ति, जिसमें गरीब, जिसमें किसान, जिसमें हमारे छात्र, जिसमें हमारे जो है बागवान, उन सबके लिए जो जो होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा है। अब आप देखिए रूरल इकोनॉमी कैसे गैल्वनाइज होगी। दूध के ऊपर, गाय के दूध के ऊपर जो है वो हमने 51 रुपए से बढ़ाकर जो है वो 61 रुपए कर दिया है। भैंस के दूध के ऊपर 61 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही 6 रुपए का स्पेशल आपका वो भी है, 6 का ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भाड़ा, जिसका मतलब दूध का रेट अब एक व्यक्ति को अगर भैंस उसने रखी हुई है 77 रुपए उसको दूध का रेट मिलेगा। तीसरी चीज अगर आप ये देखिए कि इसमें मुर्गी पालन के लिए भी जो है वो स्कीम है। फिशरीज में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आज तक किसी ने कभी कुछ किया होगा। पहली बार फिशरीज में इतना कुछ आया है। मैं भी मतलब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बात हो रही थी, एक किश्ती जो है सर 1 लाख रुपए की आती है, उस किश्ती पे 70% अनुदान। ये बहुत बड़ा अनुदान है, और ये बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे हमारे मत्स्य पालक थे जो हमारे इसके अंदर काम करते थे, रिजर्वायर्स के अंदर काम कर रहे थे, जो काम छोड़ चुके थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था किश्ती बदलने का, वो अब दोबारा से जो है वो आर्थिक रूप से जो है खड़े हो सकते हैं। इसी के साथ गिल नेट्स के ऊपर आपने 90% सब्सिडी दी है। इसी के अंदर आपने जो है कास्ट नेट्स के ऊपर 90% सब्सिडी दी है। 5 आपके मीट्रिक टन के, क्योंकि जो पुरानी स्कीम थी, पुरानी स्कीम में 50 मीट्रिक टन का जो है कैपेसिटी का आपको कोल्ड स्टोर लगाना पड़ता था, जो हिमाचल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। इस बार 5 मीट्रिक टन के 20 कोल्ड स्टोर्स के ऊपर जो है 70% सब्सिडी मुख्यमंत्री महोदय ने जो है अनाउंस की है। जो आप माल पकड़ रहे हो उसको अपनी सोसाइटी तक लेके जाने के लिए वहां पर आपके कोल्ड बॉक्सेस हैं। 20 आपके पास रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं जिनके ऊपर आपने सब्सिडी अनाउंस की है। और सबसे बड़ी बात, मछुआरा जो है वो जो है डैम से मछली पकड़ के लाता है, और सरकार 15%, जयराम जी के टाइम पे 15% सरकार जो है उसके ऊपर रॉयल्टी इन सोसाइटी से ले रही थी। ये 15% जो है ये मछुआरे की जेब से जाता था, क्योंकि उसको प्रॉफिट जो है वो ये रॉयल्टी काटने के बाद मिलता था। उसको घटाकर अब 1% कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसके लिए मैं मतलब सारे जितने भी हमारे फिशरमैन फोक हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा पर्सनली। लोगों के मुझे फोन आए हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप जो है ये आपने लिया है मुर्गी पालन में। इसके अलावा सॉरी, इसमें मत्स्य पालन में सर वो थोड़ा सा ऐसे रह गया कि अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी। सबसे बड़ा पॉइंट है हल्दी का, और हल्दी का पॉइंट अगर मैं इसको शिवा के साथ मर्ज कर दूं, जो दूसरा आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, 262 करोड़ जो प्रोजेक्ट शिवा के अंदर हमने डाला है, लगभग 10,000 हेक्टेयर को हम और ऐड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट शिवा को अगर ढंग से किया जाए तो ये पूरे के पूरे किसान और बागवान की जो है जिंदगी बदल देता है। और इसमें अगर आप मल्टी क्रॉपिंग अगर आप कर दें हल्दी और इसके कॉम्बिनेशन में, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन देना चाहूंगा सर। 1 कनाल जमीन के अंदर अगर मैं हल्दी लगाता हूं, मेरा 80 किलो बीज उसमें लगता है।
बीज का रेट आज लगभग 90 से 100 रुपए के आसपास है। लगभग 8,000 रुपए के आसपास मेरा बीज का खर्चा एक कनाल के ऊपर आता है। और इसमें मुझे, अगर मेरी अपनी गाय नहीं है तो गोबर का जो मुझे खर्चा आएगा वो लगभग 2,000 रुपए का वो आएगा। एक कनाल पे अमूमन तो व्यक्ति खुद ही काम करता है, लेकिन अगर उसने लेबर भी इंगेज करी तो उसका लगभग 2,000 रुपए लेबर का खर्चा आएगा, आपका गुड़ाई का, इसको लगाने का, काटने का और सब कुछ करने का। लगभग 12,000 रुपए प्रति कनाल, और प्रति कनाल 450 गज के आसपास जो है कि भूमि में आपका 12,000 रुपए का खर्चा है। इसमें जो प्रोडक्शन है सर, प्रोडक्शन कैन गो एज हाई एज 15 टाइम्स, लेकिन फॉर कैलकुलेशन सेक आई विल ओनली टेक इट टू 8 टाइम्स। तो 80 किलो आपने बीज लगाया, आपका जो है लगभग इसमें 800 किलो जो है आपकी हल्दी, लगभग 640 किलो आपकी हल्दी हुई। वो 640 किलो को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करता हूं सर, ये लगभग 1 लाख रुपया जो है किसान को बचता है। 1 लाख रुपया एक कनाल में से, जिसमें उसका खर्चा जो है 12,000 है। अगले साल के लिए वो अपना सीड रख लेगा, अगले साल उसका खर्चा 0 है, और अगले साल से इसको लगभग 90 से 95 हजार रुपया प्रति कनाल इसकी नेट इनकम होनी स्टार्ट हो रही है। कोई क्रॉप हिंदुस्तान के अंदर इससे ज्यादा एक कनाल के अंदर जो है वो किसी को रेवेन्यू नहीं दे सकती। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बधाई के पात्र तो है ही हैं। आप अगले साल के एंड तक देखिएगा, आपने लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म कर दी होंगी। ये जो आंकड़े दे रहे हैं कि 40 बिके, 41 बिके, सर पिछले साल स्कीम अनाउंस की थी, पिछले साल किसी ने हल्दी को यहां बेचने के लिए लगाई नहीं थी, कोई रजिस्टर्ड नहीं था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। आज सिर्फ फतेहपुर के अंदर लगभग 2,500 किसान एग्रीकल्चर के साथ जो है रजिस्टर्ड है, और इस साल हम कम से कम 400 क्विंटल इस साल बेचेंगे, अगले साल का हम टारगेट 5,000 क्विंटल लेके चल रहे हैं। और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो चीज है जो कि रूरल अर्थव्यवस्था को, रूरल आर्थिकी को, गांव से पलायन को रोकने के जो सबसे बढ़िया जो काम आ सकती है। प्रोजेक्ट शिवा के अंदर हॉर्टिकल्चर, मल्टी क्रॉपिंग के साथ आपकी हल्दी, उसी के साथ आपका मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, उसी के साथ आपका जो बाकी सारे आपने ये जो किए हैं इसके साथ ये काम आते हैं। सर एक और फाइनली रूरल इकोनॉमी की मैंने बात कर दी सर, मैं एजुकेशन की बात करूंगा। एजुकेशन पे बहुत बहुत तीखा टिप्पणी हो रही है कि एजुकेशन में ये क्यों, एजुकेशन में वो क्यों। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि 2022 से 5 साल पहले, ठीक है, आपने क्या किया होता? क्या मतलब हर सरकारी स्कूल विलियम्स या दून स्कूल था? क्या वहां पे टीचरों की भरमार थी? 12,000 शिक्षक तो मतलब अभी रोहित ठाकुर जी ने जो है भर्ती किए हैं। आपके टाइम पे हम 21वें नंबर पे चले गए थे नैस के सर्वे पे, अब हम वापस 5वें नंबर पे आ गए हैं। आप देखिए कि समस्या का समाधान तब होगा जब आप समस्या को समझोगे। समस्या ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे। सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ रहे, पेरेंट्स के दिमाग में परसेप्शन है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा की क्वालिटी ठीक नहीं है, और ये शायद लोगों को बुरा लगे। लेकिन मैं जब भी शिक्षकों के साथ बैठता हूं, उनको यही पूछता हूं आपका बच्चा कहां पढ़ता है, वो कहते हैं जी प्राइवेट स्कूल में। तो वो शिक्षक जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो अपने ही प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहा। इसका कारण कुछ तो होगा। उस कारण को समझने की कोशिश मुख्यमंत्री जी ने की, और पहला यह निकला कि क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करनी है, फैसिलिटीज वो दो जो प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं। तो इसीलिए पहली कड़ी में आज जैसे मैं बात कर रहा हूं, पूरे हिमाचल के अंदर 42 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स विभिन्न प्रकार के अपने मतलब आकार, शेप, साइज में तैयार होके खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम खोल रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-4, 5-5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो खुलेंगे। इसी के साथ जो सबसे बड़ा निर्णय जो था, जिसके पॉलिटिकल इंपैक्ट हो सकता था, लेकिन अब पॉलिटिकल इंपैक्ट पॉजिटिव हो रहा है, वो है स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट करने का। आप देखिए कि भ्रामक प्रचार क्या किया गया कि हिमाचल बोर्ड तो बंद हो जाएगा। अरे हिमाचल बोर्ड बंद होगा पर कैसे होगा, आपको बताता हूं। हर साल 50,000 बच्चे जो है हिमाचल बोर्ड में एडमिशन कम ले रहे हैं। आज हमारे पास 6,50,000 बच्चे हिमाचल बोर्ड के अंदर हैं। इस हिसाब से अगले 7 साल में हिमाचल बोर्ड की एनरोलमेंट तो वाकई 0 हो जाएगी, वो तो बंद होना ही है। और इसको अगर हमने रोकना है तो हम इसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम किसी तरीके से पुल क्रिएट करें जिससे बच्चे खुद बोलें कि हमने हिमाचल बोर्ड के स्कूल में, हमने सरकारी स्कूल में पढ़ना है। और दो चीजें जो सामने आई, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा बोर्ड। सीबीएसई के निर्णय से होगा क्या कि बच्चे जो हैं वो वापस सरकारी स्कूलों में आने स्टार्ट होंगे, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण है। और वो आर्थिक कारण क्या है सर, कि एक बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है किसी व्यक्ति का, चाहे जितना भी छोटा प्राइवेट स्कूल है, बस की फीस मिला के कम से कम 5 से 6 हजार रुपया उसका महीने की फीस जाती है। अगर मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं तकरीबन 10 से 12 हजार रुपया खर्च कर रहा हूं। मैं इसलिए खर्च कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, इसलिए कि मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है। और सरकारी स्कूल शायद आज वो फैसिलिटी दे नहीं पा रहा, हिमाचल बोर्ड शायद आज वो एजुकेशन दे नहीं पा रहा। अब अगर सीबीएसई का स्कूल मैं उसके घर के पास रख दूंगा, जहां पे वर्ल्ड को जो है मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर साल का 1,20,000 रुपया खर्च करूं, तो इसके पीछे जो मुद्दा था, मुद्दा यही था
कि एनरोलमेंट स्कूल्स के अंदर हमने बढ़ानी है, और जो दो मेन कारण थे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द बोर्ड, हमने दोनों चेंज कर दिए। और अगले 2 साल में आप देखना, जो जो आपके स्कूल सीबीएसई हुए हैं उनकी संख्या कम से कम 50 से 60% बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से वो जो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ सर, यही एक हमारा कारण है हमारे कॉलेजेस का। जब कॉलेज बंद होने की बारी आती है, हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है, हमारा कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए किया क्या? सर, अगर आप एनालिसिस करें, मेरा देरी कॉलेज है, सबसे बड़ा वजीर राम सिंह डिग्री कॉलेज देरी, 1977 में सरकार ने उसको टेक ओवर किया था। उसके अंदर सर आज 1500 बच्चे हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है। 1500 बच्चों में एक विडंबना क्या दिखती है कि जो हमारी छात्राएं हैं वो हैं 1050, और जो छात्र हैं वो है 450। अब जब आप डीप डाइव करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि लड़के डिग्री कॉलेज में नहीं जा रहे। जब 50% आबादी डिग्री कॉलेज में जाना बंद कर देगी तो कॉलेज तो बंद ही होंगे। और डिग्री कॉलेज में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि +2 के बाद वो वोकेशनल कोर्सेज में जो है वो एडमिशन लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब इसी को एड्रेस करने के लिए आज हमारे बजट में जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो पेश किया कि 50 डिग्री कॉलेजेस के अंदर हम बीवॉक कोर्सेज स्टार्ट करके बीबीए, बीसीए, आपका हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एआई, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर छात्र आएंगे, बजट भी मिलेगा, आपको प्रोफेसर भी मिलेंगे, क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगा। ये सब फंडामेंटल चेंजेस हैं, और इस बजट में वो सारे के सारे फंडामेंटल चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और इसी फंडामेंटल चेंजेस से जो है वो इनको डर लगता है, और उसी डर के कारण जो है ये मतलब कभी प्रोटेस्ट में बाहर चले जाते हैं, कभी वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हमने तो पूरी कोशिश की थी कि इनकी गिग्गी मोड़ दें। लेकिन क्या है कि आप एक बात भूल गए कि जज्बात वो जितना दबाओ वो उतना उभर के आते हैं। और ये जो व्यक्ति वहां बैठे हैं उस कुर्सी पे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये जज्बात है। आप जितना दबाओगे उतना उभर कर और स्ट्रांग होकर आएंगे, और आपको वैसी जवाब देंगे। और 2027 में भी ये वहीं होंगे और आप यहीं होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ सर, लास्ट में वन लास्ट पॉइंट सर, मेरा हेल्थ रह गया था सर। हेल्थ 2 टियर स्ट्रक्चर है। पहला हमारा जो है मेडिकल कॉलेजेस है। मेडिकल कॉलेजेस में जब भी रोबोटिक सर्जरी होती है, आप बोलते हो हमारे वहां पट्टी नहीं है, तो मैं वही कहता हूं कि पट्टी तो 5 साल पहले भी नहीं थी, पर तब रोबोटिक सर्जरी भी नहीं थी। जो काम हो रहा है एक चरणबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, चरणबद्ध मैं नहीं बोलूंगा। अब इसमें रोबोटिक सर्जरी और ये जो बाकी हम इक्विपमेंट जो हम डाल रहे हैं, मतलब जिसके अंदर हमारा मतलब ईसीजी मशीन्स हैं, हमारी एक्सरे मशीन्स हैं, हमारी ये सारी की सारी जो कैंसर डिटेक्शन वाली मशीन्स हैं, ये वो चीजें हैं, पेट स्कैन एक्सेट्रा, जो आप बाकी स्टेट्स में जाएंगे आपको नहीं दिखेंगी। ये तो एक गर्व का मामला है हर हिमाचली के लिए। अगर हम पंजाब जाएं और उनको बोलें कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में पेट स्कैन की मशीनें लगी हुई हैं, तो हमारे लिए तो गर्व का मामला है। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं उस पर? मतलब जो चीज एक हमारा स्टैचर बढ़ाती है, हमारे लोगों को फैसिलिटी देती है, उसका तो समर्थन करना चाहिए आपको। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, हिस्टोरिक चेंजेस हैं। अदर स्वास्थ्य संस्थान जितना मर्जी मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए। मैंने चेंज अपने फतेहपुर के अंदर देखा है। 4 MBBS डॉक्टर थे सर आज से 3 साल पहले, आज मेरे पास 8 स्पेशलिस्ट वहां पर हैं। 250 की हमारी जो थी वो ओपीडी होती थी, आज ओपीडी 650 की है। और एक जमाने में जो रेफरल हॉस्पिटल होता था, आज लोग रेफर होकर उस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो मैंने तो अपनी आंखों से इस चेंज को देखा है, तो मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि आपके अदर स्वास्थ्य संस्थानों में जो है वो काम नहीं हो रहा। तो इसी के साथ सर, आपका बहुत बढ़िया एक लिमिटेड साधनों में, लिमिटेड संसाधनों में जो ये बजट पेश हुआ है, ये दिस इज एन एक्सीलेंट बजट। इसके अंदर किसान के लिए, गरीब के लिए, पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति 1 लाख लोगों का जो हमने चयन किया है, 1 लाख परिवार का मतलब 5 लाख हमारे जो है हिमाचल प्रदेश के वासी होते हैं। इनको आप 1500 रुपया भी देंगे, इनको आप 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, सस्ता राशन, सब्सिडाइज राशन सारा आप इनको देंगे। और जो भी सरकार की स्कीम आएगी, सबसे पहले जो हमारे हिस्सेदार होंगे वो ये होंगे, जिसमें कि पक्के मकान इन सारे के सारे 1 लाख लोगों को जो है अगले 2 साल के अंदर बना दिए जाएंगे। सो इसके साथ ही जो आपने वेतन बढ़ाए हैं, जो वेतनमान बढ़ाए हैं 500 रुपए आशा वर्कर से लेकर सभी का, आप बधाई के पात्र हैं। और लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड साधनों में, लिमिटेड संसाधनों में जो इस बजट के अंदर हर व्यक्ति को दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और अगर होता तो इसको कर पाता। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।